इधर उधर की चीजें जानने से कोई मतलब नहीं है। हिस्ट्री बहुत ही ब्रॉड है, हिस्ट्री को जितना पढ़िए उतना ही कम है। ठीक है, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट हु यूज्ड यूनिवर्सिटी वीड्स वर्ड। तो जॉर्ज सेंट्सबरी, ओके, GORGE, एंड सेंट्सबरी, BORY, ओके। पहली बार जो ये वर्ड था यूनिवर्सिटी वीड्स, ये किसने यूज किया था? जॉर्ज सेंट्सबरी। आगे देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी वीड्स इज अ फ्रेज यूज टू अ नेम ग्रुप ऑफ अ लेट 16th सेंचुरी। अगर ये बोला जाए कि जो यूनिवर्सिटी वीड्स था कि किस सेंचुरी में आया था, तो लेट बोल सकते हैं आप, लेट 16th सेंचुरी, ओके। और ये था क्या? ये ग्रुप ऑफ इंग्लिश प्ले राइट्स एंड पैम्फलेटियर, ओके, who were educated from Cambridge and Oxford universities। याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए ये था क्या, ये ग्रुप था किसका? इंग्लिश प्लेराइट्स का, पैम्फलेटियर का। और जो लोगों ने उस टाइम के जो यूनिवर्सिटीज थे, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में उन्होंने शिक्षा लिया था, उनके ग्रुप को कहा जाता था यूनिवर्सिटी वीड्स। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं। मैम प्लीज स्क्रीन जूम कर दीजिए। ओके, जस्ट वेट, अभी सही है? जी यस बता दें। मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ हाईली एजुकेटेड मैन फ्रॉम अ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज स्कूल्स formed to uphold the classical literature and radical the crudeness। क्या था? जो क्रूडनेस था, जो नयापन था, उसको वो लोग क्या करते थे? रेडिकल मानते थे। ऑफ अ न्यू इंग्लिश लेज, जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, यूनिवर्सिटी वीड्स जो यूनिवर्सिटीज जो जिन्होंने पढ़ाई करके आया हुआ था, वो क्या करते थे? बहुत ही ज्यादा, जिसे बोल सकते हैं ऑर्नामेंटिकल भाषा का यूज करते थे, बहुत ज्यादा बनावटी, बहुत ज्यादा सजा धजा के। जैसे किसी राजा को इनवाइट करना है तो हमारे बीच में राजाधिराज ये करते हुए फिर बुलाया जाता था कि वो हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। लेकिन गुड उसी बीच इवनिंग में सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ वेरी यू। गुड, वेरी गुड इवनिंग सर। ओके, तो फिर इसमें यस हम क्या बता रहे थे? ओके हाँ, तो कैम्ब्रिज और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज से जो पढ़ कर आए थे, तो बहुत ही ज्यादा ऑर्नामेंटिकल वो वर्ड्स को यूज करते थे। ठीक है, इसमें देखें दो तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया, पहला कैम्ब्रिज और दूसरा ऑक्सफोर्ड। अब पहले हम लोग ये जाने, ऐसा क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में कौन नहीं था। 4 ऑप्शन दे देंगे और बताएंगे, वो बताइए जो नहीं थे। ये हमें पहला पहला तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बनेगा कि कौन थे। ध्यान रखिएगा, जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं ये थे। किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जाता है कि कैम्ब्रिज से पढ़े थे या ऑक्सफोर्ड से। तो याद रखिएगा, जो क्रिस्टोफर मार्लो है कैम्ब्रिज से हैं, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नेस, ये तीनों कहाँ से हैं? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड हैं। दूसरा जो ग्रुप आता है वो किसका आता है? ऑक्सफोर्ड ग्रुप आता है, जिसमें कौन कौन आता है? जॉन लीली आते हैं, थॉमस लॉज आते हैं, ग्रीन पेले आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, इनके बारे में कंफ्यूजन क्या है? जो थॉमस किड हैं, माना जाता है ना ही ये कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं और ना ही ये ऑक्सफोर्ड से हुए हैं, पढ़े हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि थे कहाँ से? ठीक है, इसलिए इनको यूनिवर्सिटी वीड्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है और इसमें 7 में माने भी जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो किड वॉज एजुकेटेड एट द मर्चेंट टायलर्स स्कूल। लंदन में एक स्कूल था, मर्चेंट टायलर्स स्कूल, वहां से ये एजुकेटेड थे। देयर इज नो एविडेंस दैट एजुकेटेड इन द यूनिवर्सिटीज दैट इज गिवन लाइक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज। कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे ये पता चले कि कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड से बिलोंग करते थे। इसलिए माना जाता है कि यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं गिने जाते। लेकिन फिर भी इनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज थी, इसको देखते हुए इनको माना जाता है कि ये एजुकेटेड है। हो सकता है ऐसे यूनिवर्सिटी या ऐसे जगह से इन्होंने शिक्षा लिया जो हमारे, या मतलब होता है ना कि जो एविडेंस में ना हो, संज्ञान में ना हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। अब वन बाय वन हम उनके बारे में देखेंगे जो यूनिवर्सिटी वीड्स थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जैसे देखते हैं, सबसे पहले जो क्रिस्टोफर मार्लो है इनके बारे में देखते हैं। द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर। अच्छा, यहाँ पे लिटरेरी वर्ड आया हुआ है, जस्ट वेट, लिटरेरी वर्ड आया हुआ है तो उसमें एक और आपको हम थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है
लिटर्जी, LITURGY। लिटर्जी का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी पेपर में प्रीवियस के। तो इसका मतलब होता है कॉमन वर्शिप ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, हु प्लेज और परफॉर्म्ड बाय चर्च पीपल। याद रखिएगा जो लिटर्जीज हैं ये जो वर्शिप का ग्रुप होता है, खासकर जो बिलोंग करते थे चर्च से, उनको बुलाता था लिटर्जी। ओके, आगे देख लेते हैं। मैम फिर से बता दीजिए, सॉरी। ओके मैम, लिटर्जी फिर से स्पेलिंग भी लिख देते हैं, LITURGY। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसका क्या मतलब होता है? तो सीधा सा आप लोग जानिए, कॉमन वर्शिप ग्रुप ऑफ पीपल जो कि चर्च से बिलोंग करते थे, चर्च से जुड़े रहते थे, ठीक है ना, पूजा पाठ करने वाला का कॉमन ग्रुप होता था, उसको लिटर्जी बोला जाता था। ठीक है ना, क्लियर हो गया मैम? यस मैम, थैंक वेलकम। आगे देख लेते हैं। यस, आगे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ द इंग्लिश रेनेसा, जो क्रिस्टोफर मार्लो थे, ये ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर थे इंग्लिश रेनेसा के। ही इज कंपेयर्ड विद शेक्सपियर एंड द क्रिएटेड एंटी हीरो एंड एडवेंचरस हीरो, लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये विवादास्पद या यू कैन से दैट ये थोड़ा सा माना जाता है कंट्राडिक्शन माना जाता है इसके बारे में कि जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं ये यूनिवर्सिटी विट्स के लीडर हैं या नहीं है। हालांकि जो अभी तक के एविडेंस हम लोग के अकॉर्डिंग मिली है वो इनको माना जाता है। ठीक है, फिलहाल आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। तो लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, ही डेवलप्ड माइटी लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने माइटी लाइन डेवलप किया था। अ सुपर्ब अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर और अ ब्लैंक वर्स फॉर मोर एक्सप्रेसिव देन एनीथिंग दैट एनीवन कुड हैव इमेजिन्ड। ओके, आगे देख लेते हैं क्या है। दिस वॉज अ लैंग्वेज कैपेबल ऑफ रिमार्केबल इंटेंसिटी इंटेलेक्चुअल रिगर। रिगर क्या होता है? जिसके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासु जैसे बोल सकते हैं, जिसके अंदर नॉलेज की भूख हो। ठीक है ना, बहुत ज्यादा उनको नॉलेज ही नॉलेज चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यस, रिगोर एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी, बेन जॉनसन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो माइटी लाइन है किसने डेवलप किया? याद रखिएगा, क्रिस्टोफर मार्लो से रिलेटेड है। और दूसरा कमेंट पूछा जाता है कि हु सेड माइटी मार्लोज माइटी लाइन, किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था, एडमायरिंगली, उनकी तारीफ करते हुए। ठीक है ना, डब्ड दिस न्यू काइंड ऑफ राइटिंग दैट्स कॉल्ड मार्लो माइटी लाइन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, इसमें देखिए कुछ इनके इंपॉर्टेंट, मार्लोज हैड रिटन 4 प्लेज, इन्होंने 4 प्लेज लिखे हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है? टम्बरलेन द ग्रेट। ठीक है, इज अ प्ले इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में ये प्ले है, लूजली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द सेंट्रल एशियन emperor तैमूर द टार्टर। एंड टम्बरलैंड इज एन इपिक रेदर देन ए ड्रामा, ये ड्रामा की अपेक्षा इसको क्या माना जाता है? इपिक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, डॉक्टर फेस्टस। डॉक्टर फेस्टस के बारे में देखिए, वेल नोन है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस अ स्कॉलर हु लॉन्ग्स फॉर इनफाइनाइट नॉलेज। आप लोगों ने अगर इसको पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे कि जो डॉक्टर फेस्टस हैं इनके बारे में कहानी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। एक चीज और हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहेंगे इस माइटी लाइन के बारे में, जो मार्लो की माइटी लाइन है। ये अगर क्वेश्चन देखिए, एक तो ये पूछा गया कि मार्लोज माइटी लाइन किसने बोला या किसने इनकी तारीफ में बोला है, तो बेन जॉनसन। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें इन्होंने इसको यूज किया है, दिस फ्रेज इज गिवन यूज इन विच वर्क, तो एक इनका पोम आया था, टू द मेमोरी ऑफ माय बिलोव्ड मिस्टर मास्टर विलियम शेक्सपियर। अगर आप लोग कहें तो लिख लें, नहीं तो ये बहुत इजी है, आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। उसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम, you can say that this phrase is coined by Ben Jonson in this poem, like to the memory of my beloved master William Shakespeare. Okay, इसमें इन्होंने मार्लोज माइटी लाइन वर्ड यूज किया था, ये फ्रेज यूज किया था। ठीक है, कौन से वर्क बताए मैम? जी, इनका एक वर्ड था, टू द मेमोरी ऑफ माय बिलोव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर, इनका एक पोम था। ठीक है, किसका? बेन जॉनसन का इनका पोम था, इसमें इन्होंने इस फ्रेज को क्वाइन किया था। ठीक है,
to the memory of Mr. Master William Shakespeare. Clear, ma'am? Yes, ma'am. Thank you. Okay, welcome. Now next देखते हैं डॉक्टर मैम फर्स्ट इज वन ऑफ मैम मैम इसी में साथ बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को वाज नॉट अ फनिश बट फॉर ऑल टाइम, ये वाली लाइन भी कोट की है। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर फास्टस की कहानी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, जहाँ पे उन्होंने अपने सोल को बेच दिया था, 24 ईयर के बाद उनकी सोल को उठा लिया गया था ना। उसी में बेल्जीबब एक कैरेक्टर आता है, क्यों पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने, इस कहानी बहुत अच्छे से आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे। द जीव ऑफ माल्टा, स्टडी ऑफ द लस्ट फॉर वेल्थ। ठीक है, जीव ऑफ माल्टा में क्या है, स्टडी ऑफ द लस्ट ऑफ वेल्थ। एंड वी सेंटर्स अबाउट बारबस, अ टेरिबल ओल्ड money lender strongly suggested in the Merchant of Venice. Now Edward II इनका वर्क है, किसका है ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा आता है, शेक्सपियर में पूछा आता है कौन सा वर्क शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। तो एडवर्ड सेकेंड किसका है, मार्लो साहब का है। अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ किंग्स वीकनेस एंड मिजरी। नेक्स्ट आता है हीरो एंड लिएंडर, कंप्लीटेड बाय जॉर्ज कैपमैन। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों से, आप लोगों के लिए क्या हो सकता है कि अगर पूछ लिया जाए कि जो हीरो लिएंडर है किसके कोलैबोरेशन में उन्होंने कंप्लीट किया था या किसने इसको कंप्लीट किया था। ठीक है, मार्लो का कौन सा वर्क है, ऐसे भी पूछ सकता है। जो जॉर्ज कैपमैन ने कंप्लीट करा हुआ था, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीरो एंड लिएंडर को किसने कंप्लीट कराया था, तो जॉर्ज कैपमैन। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा तो ऐसे ही पूछ सकता है किसका वर्क है, तो वेल नोन है, बहुत अच्छे से सबको पता है। आगे हम लोग देखते हैं द इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस यूज्ड। कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की जाती थी वो देखते हैं। सॉलिलॉग की वेल नोन है, बहुत अच्छे से आप लोग को पता होगा। अ मोनोलॉग विच अ करेक्टर स्पीक्स देयर थॉट्स एंड फीलिंग अलाउड। एक्चुअली जो हम अपने मन में सोचते हैं, मोस्टली आप लोगों ने ड्रामा में देखा होगा, सास बहू का सीरियल चलता रहता है, सास अंदर सोचती है अच्छा चलो किचन में अच्छे से भोजन बनवाते हैं, नमक ही ज्यादा करवा देंगे। और इधर से बहू भी सोचती है अच्छा नमक आप जो डालेंगे ऐड करेंगे हम तो डालेंगे ही नहीं। तो मतलब एक अंदर से, और वो चीज हम लोग को सुनाई पड़ता है, सोचती हैं वो लोग मन में है लेकिन सुनाई ऑडियंस को पड़ता है। कैसे पड़ता है, क्योंकि जो चीजें उनके दिल में दिमाग में चल रहा है वो हमें नहीं समझ में आ रही, समझ में आएगा तो कैसे हम समझ पाएंगे कि ये लोग खड़े होके क्या कर रहे हैं। तो उसको एक प्रकार से इम्पैक्ट लाने के लिए, अच्छा इम्पैक्ट लाने के लिए उसको अलाउडली बोला जाता है, तो वो होता है सॉलिलॉक्वी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं ऑल द वर्ल्ड स्टेज, विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में। नेक्स्ट देखते हैं पन। पन वेल नोन है, अ प्ले ऑन अ वर्ड्स। याद रखिएगा, इतना अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे भी कंफ्यूज करता है प्ले विथ वर्ड्स, ठीक है ना, इन वर्ड्स तो ऑन वर्ड्स होता है। दैट एक्सप्लोर्स मल्टीपल मीनिंग आर सिमिलर साउंड। जैसे ask for me tomorrow and you shall find me a grave, बहुत important है। You can say that a very deep meaning in this sentence, and this line is taken from रोमियो एंड जूलियट, राइट। मर्क्यूसियो की लाइन है जिसमें रोमियो एंड जूलियट में मर्क्यूसियो बोलता है आस्क फॉर मी टुमारो, कल मुझसे पूछिएगा, एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव, और शायद तो मुझे कब्र में पाओगे। यहाँ पे ये नीचे की लाइन शायद कट गई है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता दी, ये लाइन दी गई है रोमियो जूलियट के से, शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट से ये लाइन ली गई है। आगे देख लेते हैं, अगर चाहे तो इसका हम एक्ट और सीन भी बता दें आप लोगों को। जी, इसका जो एक्ट है वो एक्ट 3 में आता है और सीन फर्स्ट में आता है, मर्क्यूसियो बोलता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे ग्रेव के दो मतलब निकल के आएंगे। आगे देखते हैं एल्यूजन, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूजन में क्या होता है कि जो पासिंग रेफरेंस होता है किसी पर्सन का, इवेंट का, वर्क का, कोई भी लिटरेरी वर्क का। जैसे यहाँ पे डॉक्टर फास्टस में देखिए क्या दिखाया हुआ है, इन डॉक्टर फास्टस कंपेयर हिमसेल्फ टू इकारस। इकारस के बारे में जानिए, एक ग्रीक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, ठीक है ना, जिसने क्या किया था, फीदर्स लिया था, लाइक अ पिकॉक्स फीदर, बर्ड्स, किसी बर्ड्स का फीदर लिया था, वैक्स लिया था, उसको जोड़ के उसने क्या बनाया था, विंग्स बनाया था, पंख बनाया था। हम बता रहे हैं इकारस की कहानी आप लोग को। यहाँ पे डॉक्टर फस्टस से कैसे डॉक्टर फस्टस ने अपनी कंपेयर इकारस से किया था, ठीक है। तो उसने क्या किया, फीदर बनाया और वो सन के पास पहुंचने लगे। जैसे जैसे वो सन के एकदम करीब आने लगे, जो वैक्स था वो मेल्ट होने लगा, ठीक है। और जब वैक्स मेल्ट हो जाता है तो वहां पे डेड हो जाते हैं, लाइक यू कैन से दैट इट्स अ ट्रेजिक फ्लावर डाउनफॉल ऑफ द इकारस।
वैसे उसने कहा कि मेरा भी डाउनफॉल हो रहा है, किसका? डॉक्टर फास्टस का। ठीक है, कहानी पढ़ेंगे अगर आप लोग डॉक्टर फास्टस तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट जो डिवाइस यूज की गई है, एम्बिक पेंटामीटर, a metrical pattern of a poetry consisting of 5 pairs of unstressed, okay, you and stress, yes, okay, 5 पेयर होते हैं किसके? अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस के। ध्यान रखिएगा, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्बिक पेंटामीटर के। एग्जांपल देख लेते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू समर डेज, ठीक किसका है? विलियम शेक्सपियर का, सोनेट नंबर 18 से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। अगर लाइन दे दिया और पूछ लिया किसका है, जैसे पिछले एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, तो सोनेट नंबर 18 से है। एवरीथिंग इज क्लियर? यस, बता दीजिए जल्दी जल्दी, सब कुछ क्लियर है? हमारी वॉइस जी स्क्रीन? मैम, ठीक है मैम, आ रही है बस। Yes, ma'am. ओके ओके, देखते हैं रिपीटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, द डेलिबरेट यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड और फ्रेज फॉर एम्फेसाइज। जब हम क्या करते हैं, किसी वर्ड को या फ्रेज को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार उस फ्रेज वर्ड का रिपीटेशन चलता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोग को दिखाया जा रहा है, नेवर 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 नेवर। ये विलियम शेक्सपियर के किंग लियर से लिया गया है। किंग लियर स्वयं बोलता है, कब बोलता है? एक्ट 5 के सीन 3 में बोलता है। और इसकी लाइन अगर पूरा आप लोग सुनना चाहे तो हम आपको बता दें, नो 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 लाइफ, why should a dog, a horse, a rat have life and thou no breath at all? Thou'lt come to no more, never 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 never। 5 टाइम्स को नेवर नेवर रिपीट किया गया। इसमें लियर कहता है बहुत ज्यादा दुखी होता है, बहुत व्यथित होता है, समझ नहीं पा रहा होता है कि इतनी कम उम्र की छोटी सी मेरी प्यारी सी गुड़िया कॉर्डेलिया निर्दोष है, फिर भी वो क्या हो चुकी है? मर चुकी है। उसे बिलीव नहीं होता कि ये क्या हो गया, मेरी छोटी सी प्यारी सी कॉर्डेलिया अब इस दुनिया में नहीं रही, जबकि कुत्ते, घोड़े, चूहे जैसे निम्न जीव अभी भी जीवित है। कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बार बार ऐसे कहता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिपीटेशन। तो इस तरीके से आज हम लोग इतना ही रखेंगे, कल हम लोग जैकोबियन पीरियड अच्छे से स्टार्ट